जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि भारत की स्वदेशी अस्त्र BVR मिसाइल अब कई देश खरीदना चाहते हैं, जिसमें कि सिर्फ इंडोनेशिया ही नहीं बल्कि सऊदी अरब और आर्मीनिया समेत 6 देश इस मिसाइल में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंडोनेशिया के साथ अस्त्र मिसाइल को लेकर काफी हद तक सहमति बन चुकी है, जबकि आर्मीनिया भारत के साथ खरीदारी के लिए काफी आगे बढ़ चुका है, क्योंकि आर्मीनिया के पास अपने खुद के Su-30 SM फाइटर जेट्स हैं जिन पर अस्त्र मिसाइल लग सकती हैं। लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब अपने F-15 और यूरोफाइटर टाइफून विमानों पर अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करने की संभावनाओं पर भारत के साथ बातचीत कर रहा है। अस्त्र मार्क 1 की रेंज 110 किलोमीटर तक है और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये मिसाइल दुनिया की कई जो कॉमन कैटेगरी की मिसाइल है उनसे 70% सस्ती है। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना भी जरूरी है, वो ये है कि अभी सऊदी अरब और कुछ अन्य देशों के साथ बातचीत चल रही है। अंतिम सौदे और एयरक्राफ्ट पर अस्त्र के इंटीग्रेशन पर समय लग सकता है। यहाँ पर बाकी देशों के नाम जो आ रहे हैं वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन सऊदी अरब को लेकर एक मेजर कंसर्न बना हुआ है, क्योंकि सऊदी अरब ने पिछले साल पाकिस्तान के साथ एक स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया था और इस समझौते के तहत दोनों देशों ने रक्षा सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करने और जॉइंट मिलिट्री सहयोग पर सहमति बनाई थी। ऐसे में दोस्तों, अगर सऊदी अरब भारत के अस्त्र मिसाइल में इंटरेस्ट दिखाता है तो ये कहीं ना कहीं भारत के फायदे की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि किसी देश का किसी हथियार में इंटरेस्ट दिखाना और उसका फाइनल कॉन्ट्रैक्ट होना दोनों अलग अलग बातें होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई सऊदी अरब अस्त्र को अपने F-15 या यूरोफाइटर जैसे एयरक्राफ्ट पर लगाना चाहता है, जिसके लिए इन फाइटर जेट्स पर इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा और जिन देशों से सऊदी अरब ने फाइटर जेट्स खरीदे हैं उन देशों की मंजूरी भी लेनी पड़ेगी। उसके बाद परीक्षण होगा, तो बहुत टाइम लग सकता है इन चीज़ों के लिए। फिलहाल ये सौदा अभी पक्का नहीं है। वहीं दोस्तों, भारत के नेत्रा अवाक्स को लेकर भी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। DRDO के पूर्व प्रमुख डॉक्टर S क्रिस्टोफर ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि नेत्र मार्क 1 एयरक्राफ्ट अब गैलियम आर्सेनाइड के साथ पूरी तरह ऑपरेशनल हो चुका है। पहले नेत्रा में दोस्तों गैलियम आर्सेनाइड यानी कि गैस बेस्ड आर्सेनाइड लगा था, लेकिन अब इसे गैलियम नाइट्रेट यानी कि गैलियम टेक्नोलॉजी से अपग्रेड कर दिया गया है, क्योंकि गैलियम रडार ज़्यादा पावर पैदा करता है, ज़्यादा दूरी तक छोटे लक्ष्यों को पहचान सकता है और एक साथ ज़्यादा टारगेट ट्रैक कर सकता है, साथ ही लंबे समय तक बेहतर प्रदर्शन करता है। और इस अपग्रेड के बाद इंडियन एयरफोर्स दुश्मन के फाइटर जेट्स, उनकी मिसाइलें और ड्रोन्स को पहले से ज़्यादा दूरी पर देख और ट्रैक कर सकती है। और बताया तो ये भी जा रहा है कि बाकी के 2 नेत्र मार्क 1 एयरक्राफ्ट में भी यही गैलियम रडार लगेगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों किस तरीके से भारत न केवल मिसाइलों में आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि अब मॉडर्न रडार टेक्नोलॉजी में भी तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। वही दोस्तों, GE के इंजन की देरी की वजह से भी HAL ने अपने तेजस मार्क 1 प्रोडक्शन की रफ्तार धीमी नहीं की है। हाल ही में कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें कि 28वां और 32वां तेजस मार्क 1 एक साथ असेंबली लाइन में दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि 28वां और 32वां तेजस मार्क 1 फिलहाल फाइनल असेंबली के अलग अलग फेसेस में है। HAL एयरफ्रेम, रडार, एविनिक्स, वायरिंग, कॉकपिट और दूसरे सिस्टम्स पहले से तैयार कर रहा है, ताकि इंजन मिलते ही एयरक्राफ्ट जल्दी उड़ान परीक्षण के लिए तैयार हो सके। और फिलहाल अभी तक GE ने HAL को गिने चुने इंजन दिए और यही वजह है कि हमारे पास एयरक्राफ्ट तो तैयार है, लेकिन भारतीय वायुसेना को टाइम पर नहीं मिल पा रहा है। फिर भी यहाँ पर HAL ने अपना काम जारी रखा हुआ है। रुकावट दोस्तों अब फैक्ट्री की नहीं है, अब तो साफ तौर पर इंजन की सप्लाई ही दिखाई दे रही है। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि असेंबली लाइन में ये जो एयरक्राफ्ट खड़े हैं उसका मतलब ये नहीं है कि ये तुरंत इंडियन एयरफोर्स को दे दिए जाएंगे, क्योंकि इंजन फिटिंग होगी पहले, उसके बाद ग्राउंड टेस्ट, उड़ान परीक्षण और सर्टिफिकेशन पूरा होने के बाद ही इनकी डिलीवरी होगी। और अगर GE समय पर इंजन देता रहेगा तभी बड़ी संख्या में तेजस मार्क 1 की डिलीवरी तेज हो सकती है। लेट्स सी। फिलहाल तो खबर अच्छी है कि HAL की प्रोडक्शन क्षमता मजबूत है, लेकिन निर्भरता हमारी GE पर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जो बताती है कि DRDO ने भारत का पहला स्वदेशी फोटोनिक रडार तैयार कर लिया है और अब इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर टेस्ट करने की तैयारी चल रही है। पहले इसका परीक्षण जमीन पर होगा यानी कि ग्राउंड पर होगा, फिर ड्रोन और फिर नेवल प्लेटफॉर्म पर, और उसके बाद भविष्य में तेजस, Su-30 MKI, रफाल जैसे फाइटर जेट्स में इसे लगाने की दिशा में भी काम किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि ये जो फोटोनिक रडार है वो ट्रेडिशनल आईएसआर रडार की तुलना में ज़्यादा बैंडविड्थ, बेहतर टारगेट की पहचान करना, ज़्यादा सटीक ट्रैकिंग और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के खिलाफ बेहतर क्षमता देने का दावा करता है। इसके अलावा स्टेल्थ फाइटर जेट्स का पता लगाने की क्षमता भी बेहतर हो सकती है इससे। हालांकि कोई भी रडार स्टेल्थ तकनीक को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता है, लेकिन ये बात समझनी यहाँ पर ज़रूरी है कि अभी DRDO ने फोटोनिक रडार की ऑफिशियली डिप्लॉयमेंट या फिर इसकी रियल रेंज और परफॉर्मेंस के बारे में जानकारी साझा नहीं की है। बताया जा रहा है कि अभी इस टेक्नोलॉजी का परीक्षण और मूल्यांकन किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों क्वांटम रडार अभी पूरी दुनिया में रिसर्च का विषय बना हुआ है और इसे
फाइटर जेट्स में इस्तेमाल करने में कई वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग चैलेंज भी सामने आएंगे। लेकिन अगर डीआरडीओ वाकई में इसके परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करता है तो आने वाले समय में भारत उन गिने चुने देशों की लिस्ट में शामिल हो सकता है जिनके पास फोटनिक रडार टेक्नोलॉजी होगी। वहीं दोस्तों, भारतीय वायुसेना के लिए एक अच्छी खबर भी है जो कि एचएएल की तरफ से आई है। एचएएल ने ऐलान किया है कि 2027 से 28 तक हर साल 30 तेजस मार्क 1 फाइटर जेट्स बनाने का टारगेट रखा गया है। एचएएल की सीएमडी ने कहा कि कंपनी पहले हर साल 24 तेजस मार्क 1 बनाने का लक्ष्य हासिल करेगी, जिसके बाद प्रोडक्शन क्षमता को बढ़ाकर 30 एयरक्राफ्ट हर साल कर दिया जाएगा। एचएएल ने नई असेंबली लाइन, मॉडर्न मशीनें और सप्लाई चेन को मजबूत करने पर बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। और आप सबको मालूम है कि भारतीय वायुसेना अब तक 180 तेजस मार्क 1 का ऑर्डर दे चुकी है। ऐसे में अगर एचएएल हर साल 30 एयरक्राफ्ट बनाता है तो पुराने मिग-21, जागुआर और भविष्य में मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्ट की जगह नए स्वदेशी फाइटर जेट्स तेजी से शामिल किए जा सकेंगे। और साथ ही भविष्य में एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने पर भी प्रोडक्शन पर ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक चैलेंज भी है। जहाँ एक तरफ एचएएल की फैक्ट्री अब ज्यादा एयरक्राफ्ट बनाने में सक्षम है, तो GF404 इंजन की सप्लाई में देरी सबसे बड़ी रुकावट है। और अगर हम 30 एयरक्राफ्ट हर साल बना भी लें तेजस के, तो ऐसे में इंजन अगर नहीं मिलेगा तो फिर वही बात है, डिले होता रहेगा। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। वहीं दोस्तों, भारतीय सेना 500 से 1000 किलोमीटर तक मार करने वाला लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग म्यूनिशन, जिसे कि LRLM कहते हैं, उसे खरीदना चाहती है। इसकी सबसे खास बात यह होगी कि इसकी न्यूनतम रफ्तार 400 किलोमीटर प्रति घंटा होनी चाहिए, जिसका मतलब है ये सामान्य प्रोपेलर वाले ड्रोन जैसा नहीं होगा, बल्कि इसके लिए छोटे जेट इंजन या टर्बोजेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जहां जो सामान्य ड्रोन है वो सीधे लक्ष्य तक पहुंचने में काफ़ी टाइम लेते हैं और एयर डिफेंस के लिए उन्हें गिराना आसान हो जाता है, लेकिन तेज रफ्तार वाला ये जो LRLM है वो दुश्मन के इलाकों में जल्दी पहुंच सकता है, वहां कुछ समय तक मंडरा सकता है और सही लक्ष्य को पहचान कर उस पर हमला भी कर सकता है। इवन जरूरत पड़ने पर मिशन को अबॉर्ट यानी कि रद्द या फिर उसी दौरान नए टारगेट को भी चुना जा सकता है। फिलहाल भारतीय सेना ने केवल अपनी यहाँ पर जरूरत बताई है। किस कंपनी का डिजाइन चुना जाएगा, कौन सा इंजन इस्तेमाल होगा या ये सिस्टम कब सर्विस में आएगा, इस बारे में कोई ऑफिशियल फैसला नहीं हुआ है। इसीलिए 1000 किलोमीटर रेंज और फाइनल जो क्षमता होंगी वो भविष्य के परीक्षण और डेवलपमेंट पर भी निर्भर करेंगी। लेकिन ये प्रोजेक्ट अगर हमारा वाकई में कामयाब हुआ तो भारत के पास ऐसा स्वदेशी हथियार हो सकता है जो ड्रोन की फ्लेक्सिबिलिटी और क्रूज मिसाइल की रफ्तार दोनों का फायदा देगा। दोस्तों, नीबे कंपनी के द्वारा बनाया गया वायु अस्त्र, जिसका हाल ही में जोशीमठ में परीक्षण हुआ था, इसे देखते हुए अब भारतीय सेना ने नीबे को 600 करोड़ रुपए का बड़ा ऑर्डर दे दिया है। जोशीमठ की ऊंचाई वाले इलाके में वायु अस्त्र ने अपने आप को साबित भी किया, जहां तेज हवाएं, कम ऑक्सीजन और कठिन मौसम जैसा चैलेंज होता है। और इस चैलेंज के बीच इस लॉइटरिंग म्यूनिशन ने अपने आप को साबित करके दिखा दिया। यही वजह है कि नीबे लिमिटेड को इंडियन आर्मी की तरफ से 1600 करोड़ रुपए के लॉइटरिंग म्यूनिशन प्रोग्राम में लगभग 600 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बता दें कि इसके जरिए भारतीय सेना दुश्मन के बंकर, उनकी तोप, रडार, कमांड सेंटर और दूसरे महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बना सकती है। हालांकि अभी वायु अस्त्र की पूरी तकनीकी जानकारी, इसकी रियल रेंज, फ्लाइट का टाइम और वॉरहेड क्षमता सार्वजनिक नहीं किया गया। साथ ही ये भी बात अभी साफ नहीं है कि सेना को इसकी डिलीवरी किस टाइम पर दी जाएगी। लेकिन इतना जरूर है दोस्तों, ये ऑर्डर दिखाता है कि भारत अब स्वदेशी कामिकेजी ड्रोन्स और प्रिसीजन स्ट्राइक टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बारे में वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आप सबको मालूम है दोस्तों, भारत हाइपरसोनिक मिसाइलों पर लगातार काम कर रहा है और अब भारत के हाइपरसोनिक हथियारों से केवल टेंशन चाइना को नहीं है, बल्कि अमेरिका को भी टेंशन होने लगी है। अब सवाल ये आता है कि भाई अमेरिकन्स को इससे परेशानी क्यों हो रही है, क्या वो इससे खुश हैं या फिर उन्हें कुछ और ही प्रॉब्लम हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल और हाइपरसोनिक लाइट व्हीकल जैसी टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहा है। ये ऐसे हथियार है जो कि 1000 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर समुद्र में चल रहे जंगी युद्धपोतों को बेहद तेज रफ्तार से निशाना बना सकते हैं। अब अमेरिका के नज़रिए की अगर बात करें तो अमेरिका भारत को चाइना या रशिया की तरह नहीं देखता है। अमेरिका की स्ट्रैटेजी ये है कि अगर हिंद महासागर में भारत मजबूत होता है या मजबूत समुद्री ताकत बनता है तो इससे चाइना की नेवल पावर पर प्रेशर पड़ेगा और अमेरिका को ज़्यादा फोकस उस तरफ नहीं करना पड़ेगा। जिसका मतलब ये है कि भारत की ताकत इंडो पैसिफिक में पावर बैलेंस बनाने में मदद कर सकती है। तो इसका दूसरा पहलू भी दोस्तों ये है कि हाइपरसोनिक हथियार जो कि बहुत तेज और मुश्किल से इंटरसेप्ट होते हैं, इसीलिए अमेरिका या फिर कई अन्य देश ये भी मानते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रसार से भविष्य में हथियारों की दौड़ और संकट के समय गलत आकलन का खतरा भी बढ़ सकता है।
तो बात साफ हो जाती है, भारत की हाइपरसोनिक प्रगति एक तरफ भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत कर सकती है, तो दूसरी तरफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिक जो समीकरण है उन्हें भी बदल सकती है। और वैसे भी दोस्तों, अमेरिका तो चाहता भी नहीं है कि भारत हाइपरसोनिक हथियारों में आत्मनिर्भर बने। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि काफी इंटरेस्टिंग खबर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि पहली बार भारत की एक प्राइवेट कंपनी ने अपना टर्बोफैन इंजन डेवलप कर दिया है। आपको मैं बता दूं कि पैनियन इंडिया ने यंतूर 4.5 किलोन्यूटन टर्बोफैन इंजन प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। अब कंपनी दावा कर रही है कि यह अपनी कैटेगरी का भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर के द्वारा डेवलप किया गया टर्बोफैन इंजन है और इसे भविष्य में स्वायत्त L1 नाम के लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल प्लेटफॉर्म के लिए डेवलप किया जा रहा है, जो कि रक्षा मंत्रालय के मेक वन प्रोग्राम की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अब तक भारत में छोटे जो मिलिट्री टर्बोफैन इंजन है उनको बनाने का मेन काम DRDO और सरकारी संस्थानों के हाथ में रहा है। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगर इस कंपनी का ये जो यंतूर है वो सफल हो जाता है तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर भी मिसाइल इंजन टेक्नोलॉजी में बड़ा रोल निभा सकता है। कंपनी तो ये भी कह रही है कि इसी इंजन के आधार पर भविष्य में 12.5 किलोमीटर तक का बड़ा इंजन भी डेवलप किया जा सकता है। अभी की अगर बात की जाए तो यंतूर इंजन उड़ान के लिए तैयार नहीं है। इसने अभी अपना डिजाइन फेज पूरा किया है और अब इसके सब सिस्टम टेस्टिंग, वैलिडेशन और सर्टिफिकेशन प्रोसेस होगा। इसकी वास्तविक क्षमता, विश्वसनीयता और डिफेंस सर्विसेज में शामिल होने का फैसला भविष्य के परीक्षणों के बाद ही तय होगा। और इस प्रोजेक्ट में अगर भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनी कामयाब होती है तो भारत को छोटे टर्बोफैन इंजनों में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ये एक बड़ा स्टेप होगा। तो फिलहाल इधर देखिए टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।